हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर, जहां पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं श्वेता चौरसिया और हमने जो फतेह MPPSC 2023 की क्लासेस स्टार्ट की थी, यानी जो हमने फतेह MPPSC 2023 हमारा बैच चल रहा है, वो भी एकदम फ्री, जिसमें हम पूरा MPPSC का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। तो उसमें हम यूनिट फर्स्ट और यूनिट 7 को लेकर चल रहे हैं। तो यूनिट फर्स्ट की हमारी ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। यूनिट 7 की आज क्या है, दूसरी क्लास है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। ठीक है, इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी क्लास पहली बार देख रहे हैं, तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको MPPSC 2023 प्री के लिए डेली 2 क्लास मिलने वाली, जिसमें एक तो रहेगी हमारी यूनिट 7 की और दूसरी जो हमारी चल रही है वो यूनिट फर्स्ट की चल रही है। ठीक है, तो आप और साथ ही साथ अगर आप हमारी क्लासेस डेली चाहते हैं तो बेल आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि आप जैसे ही बेल आइकन पर क्लिक करते हैं, आपको हम क्लास डालते हैं, आपको हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि पारिस्थितिकी होती क्या है। जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, कल सिस्टम, तो इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे पारिस्थितिक क्या है। पारिस्थितिकी है जो वो क्या है, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं या क्या है ये। तो इसमें क्या है ये, जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा किसका, समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के बीच जो आपसी संबंध होता है उसका अध्ययन करना कहलाता है पारिस्थितिकी। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समस्त जीवों तथा जो भौतिक पर्यावरण हैं, समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य जो अंतर संबंध है उसका अध्ययन करना कहलाता है आपका पारिस्थितिकी। अब जो पारिस्थितिकी है, इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। किसने? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। इसके बाद जो आपकी डीप इकोलॉजी है, क्या डीप इकोलॉजी है, डीप इकोलॉजी है, या बात करें गहन पारिस्थितिकी है, तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अर्नीज नेस ने। किसने? अर्नीज नेस ने। और कब किया था? 1973 में किया था। कब किया था? 1973 में किया था। इसके बाद जो आधुनिक पारिस्थितिकी है, आधुनिक पारिस्थितिकी है, आधुनिक इकोलॉजी है, जो इसके फादर या इसके जनक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है यूजीन, कौन? यूजीन पी ओयूम। कौन? यूजीन पी, कौन? यूजीन पी ओदुम को आधुनिक इकोलॉजी या आधुनिक पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है, आपको याद रखना है। अब बात आती है इनकी अदर शाखाएं, जैसे कि स्वपारिस्थितिकी और सपारिस्थितिकी। तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, ये क्या होती हैं, इसकी 2 टर्मिनोलॉजी हम और देखें तो पारिस्थितिकी में सबसे पहले आता है स्वपारिस्थितिकी। क्या? स्वपारिस्थितिकी। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत हम किसी इकाई या जीव का अध्ययन करते हैं। इधर स्व की बात हो रही है तो हम इसके अंतर्गत किसी जीव या इकाई का अध्ययन करते हैं, किसी जीव या इकाई का अध्ययन करते हैं। इसके बाद सपारिस्थितिकी, स्थितिकी, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जीवों के समूह का अध्ययन करते हैं। किसके? जीवों के समूह का अध्ययन करते हैं। स्वपारिस्थितिकी, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए स्वपारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो जीव या इकाई का अध्ययन किया जाता है। सपारिस्थितिकी, इसमें अपन जीवों के समूह का अध्ययन करते हैं। किसके? जीवों के समूह का अध्ययन करते हैं। अब हम सीखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में।
आप नोट्स साथ साथ ज़रूर बनाते चलिए। और अगर जो मैं टॉपिक यहाँ पढ़ा रही हूँ आपके पास समय है, आपको ऐसा लगता है हम और डिटेल से पढ़ सकते हैं, तो आप जाइए लूसेंट उठाइए, लूसेंट के साथ साथ आप NCERT उठाइए, आप उससे पढ़ सकते हैं। बाकी इधर हम जो एग्ज़ाम से रिलेटेड फैक्ट हैं हम वही पढ़ रहे हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है आपका जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, ये प्रकृति किसकी, प्रकृति की वह शाखा है या प्रकृति की जो क्रियात्मक इकाई होती है, जिसे हम बोल सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र जो प्रकृति है उसकी क्रियात्मक इकाई है, जिसमें हम जैविक तथा अजैविक घटना, मतलब जो जैविक हैं और अजैविक घटक हैं, इनके बीच होने वाली जटिल क्रियाएं का अध्ययन करती हैं या इसमें जटिल क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। सामान्यतः पारस्परिक जो क्रिया में सम्मिलित होने वाले जीवमंडल के सभी जो घटक होते हैं, संघटक, उनके समूह को हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बोलती हैं। इसका मतलब ये है जो प्रकृति है हमारी, प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है, इसके अंतर्गत जो जैविक या अजैविक घटक होते हैं हमारे, कौन से जैविक या अजैविक घटक होते हैं, उनके बीच जो भी जटिल क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन करना वो किस में शामिल होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होता है, आपको याद रखना है। अब बात आती है जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इस शब्द का सबसे पहली बार उपयोग किसने किया? तो इस शब्द का सबसे पहली बार उपयोग किसने किया? A.G. टेंसले ने। किसने? A.G. टेंसले ने। कब किया? 1935 में किया। कब किया? 1935 में। हमने सीखा था जो पारिस्थितिकी है उस शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया? तो अर्नेस्ट हैकल ने किया। पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? A.G. टेंसले ने किया। आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। क्या? घटक। तो हम जिन जैविक और अजैविक घटक की बात कर रहे थे उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। जैविक घटक और अजैविक घटक, इनकी क्रियाएं कैसे सम्मिलित होती हैं हम वो सीखेंगे। तो जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक आते हैं। कौन? उत्पादक। अब हम इनको अलग अलग देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा डिटेल हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत, इकोलॉजिकल सिस्टम के अंतर्गत दो घटक आते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत क्या आता है? तो जैविक घटक के अंतर्गत क्या आता है? तो सबसे पहले इसमें होते हैं उत्पादक आते हैं, उत्पादक। ठीक है। इसके बाद आता है आपका उपभोक्ता, उपभोक्ता। इसके बाद अपघटक। अब बात हम करें उत्पादक। उत्पादक यानी प्रोड्यूसर की बात हो रही। किसकी? प्रोड्यूसर की बात हो रही है। तो इसमें वे सभी हरे पौधे यानी वे सभी हरे पेड़ पौधे सम्मिलित होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी जो अपने भोजन को स्वयं प्रोड्यूस करता है, स्वयं उत्पादित करता है, वो आते हैं उत्पादक में। तो इसमें हम क्या सीखते हैं कि इसमें वह सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उपभोक्ता के बारे में। उपभोक्ता, तो उपभोक्ता के 4 प्रकार होते हैं, आपको याद रखना है। उपभोक्ता के कितने? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरे नंबर पर आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। तीसरे नंबर पर आते हैं आपके तृतीयक उपभोक्ता। कौन? तृतीयक उपभोक्ता। और चौथे नंबर पर आते हैं शीर्ष उपभोक्ता। कौन? शीर्ष उपभोक्ता। उपभोक्ता 4 प्रकार होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और शीर्ष। अब जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो कौन से होते हैं? वह जीव जो अपने भोजन के लिए किस पर? पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, वो किस में आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। ठीक है। इन्हें शाकाभक्षी भी कहा जाता है। क्या? इन्हें शाकाभक्षी भी कहा जाता है। एग्जाम्पल में हम देखें तो जैसे कि खरगोश, बकरी
आपका ऊंट, ये सब कैसे हैं? प्राथमिक उपभोक्ता हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए बकरी किस प्रकार की उपभोक्ता है, ऊंट, खरगोश, तो आप बता सकते हैं ये सब प्राथमिक उपभोक्ता हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन सीधे सीधे जो पेड़ पौधे हैं उनसे प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें शाकाभक्षी भी कहा जाता है। अब आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता पर। द्वितीयक उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर तो निर्भर रहते हैं, यानी शाक भक्षी पर निर्भर तो रहते ही रहते हैं, साथ ही प्राणियों पर भी निर्भर रहते हैं, वो कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में। कौन? द्वितीयक उपभोक्ता वह उपभोक्ता जो पोषण के लिए शाकाभक्षी या अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, वो आते हैं आपके द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत। जैसे एग्जाम्पल देखें हम, सांप और भेड़िया। सांप और भेड़िया आपके कैसे हैं? द्वितीयक उपभोक्ता हैं। अब हम तृतीयक उपभोक्ता की बात करें। तृतीयक उपभोक्ता वह होते हैं जो अपने प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनको अपना भोजन बनाते हैं, वो आपके तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि शेर हो गया, बाघ हो गया, गिद्ध हो गया, ये सब आपके कैसे हैं? तृतीयक उपभोक्ता हैं। अब हम बात करते हैं शीर्ष उपभोक्ता के बारे में। शीर्ष उपभोक्ता, इन्हें उच्च मांसाहारी उपभोक्ता भी कहा जाता है, यानी ये पूर्णतः मांस पर ही निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें शीर्ष उपभोक्ता कहा गया या उच्च मांसाहारी उपभोक्ता भी कहा जाता है। ठीक है, ये केवल मांसाहारी जीव जंतुओं का भोजन बनाते हैं, जैसे कि आपकी बाज हो गया, शेर हो गया, ये आपके कैसे हैं? शीर्ष उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं अपघटक के बारे में। किसके बारे में? नहीं, चलिए उसके पहले अभी अजैविक घटक तो रह ही गया आपका। अजैविक घटक के बारे में पढ़ लेते थोड़ी सा। अजैविक घटक, नोट्स जरूर बनाते चलिए। अजैविक घटक, अजैविक घटक, ठीक है। अजैविक घटक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ये 3 टाइप से होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक और आपके भौतिक। ठीक है, अजैविक घटक 3 टाइप से होते हैं, अकार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक और इसके बाद आते हैं आपके भौतिक घटक। अब आप ही बताइए, आपको इतनी डिटेल से और कहाँ पढ़ाया जाएगा, वो भी पूरे आपका जो सिलेबस है MPPSC का उसके अकॉर्डिंग। तो अब तो भाई से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्यारे प्यारे से कमेंट कर दो, है ना। अब आते हैं, अब पढ़ते हैं अजैविक घटक के बारे में, अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक घटक। अब हम इसमें भी देखेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है अकार्बनिक घटक के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो आपको याद रखना है जल, मिट्टी, जल, मिट्टी। अगर तत्व देखें हम, कुछ तत्व भी इसमें शामिल होते हैं, तो कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये आपके कैसे हैं? आपके अकार्बनिक घटक हैं। और इसके साथ साथ ही चट्टान, जल, मिट्टी, तत्व में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, चट्टान, ये आपके अकार्बनिक घटक हैं। कार्बनिक घटक क्या कहलाते हैं? इनके अंतर्गत क्या आता है? तो जो प्रोटीन, क्या? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट और वसा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा आपके कार्बनिक घटक कहलाते हैं। भौतिक घटक, भौतिक घटक आपका तापमान हो गया, आर्द्रता हो गई, ठीक है, प्रकाश हो गया जो नेचुरल है ना, वायु हो गई, वायु, और इसके बाद स्थलाकृति, ये आपकी क्या है? भौतिक घटक हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अपघटक के बारे में। अभी घटक पढ़े, अब अपघटक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं आप? अपघटक।
ठीक है। अपघटक पढ़ते हैं। तो अपघटक वह होते हैं, वे घटक जो उत्पादक और उपभोक्ता की मृत्यु के बाद उन्हें वापस भौतिक तत्वों जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमस, अमोनिया, हाइड्रोजन आदि में बदल देते हैं, अपघटक कहलाते हैं। इनके कहने का मतलब है कि वह घटक जो उत्पाद और उपभोक्ताओं की जो मृत्यु हो जाती है, जब उनको ये क्या करते हैं, वापस भौतिक तत्वों में क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे कि आपके भौतिक तत्व आपके नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, अमोनिया, ह्यूमस, इन सब में चेंज कर देते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, अपघटक बोला जाता है। ठीक है। जैसे कि अपघटक में आप एग्जाम्पल देख लें तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, कवक है। क्या है, कवक है। कवक के बाद जीवाणु, बैक्टीरिया जो होते हैं, और जो अन्य सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, अन्य सूक्ष्म जीव, ये आपके अपघटक की श्रेणी में आते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है। अब बात आती है खाद्य श्रृंखला क्या है। खाद्य श्रृंखला, क्या, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, क्या, फूड चेन। फूड चेन इकोसिस्टम, यानी आपका जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, आपकी जो पारिस्थितिक तंत्र है, यानी इकोसिस्टम में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, आपकी फूड चेन कहलाती है। यानी जो भी आपका एनवायरनमेंट है, जो भी आपका इकोसिस्टम है, इसमें एक जीव से दूसरे जीव में भोजन का ट्रांसफ़र आपका फूड चेन या खाद्य श्रृंखला कहलाती है, आपको याद रखना है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक ही दिशा में होता है। आपकी जो एनर्जी का ट्रांसफ़र वो कैसा होता है, वो आपको याद रखना है, एक ही दिशा में होता है। ये दो प्रकार की होती हैं। खाद्य श्रृंखला भी आपकी कैसी है, खाद्य श्रृंखला भी आपकी दो प्रकार की होती हैं। कितनी, दो प्रकार की। एक होती है आपकी चारण खाद्य श्रृंखला और एक होती है अपघटक। चारण खाद्य श्रृंखला और दूसरी क्या होती है, अपघटक खाद्य श्रृंखला होती है। अब जो आपकी चारण होती है, मतलब जो चरते हैं, सीधा कहने का मतलब ये है घास। कौन खाते हैं, टिड्डा। कौन खाते हैं, टिड्डा, मेढक, सांप। ये किस में आ गए, आपके चारण में आ गए। किस में, चारण में। और अपघटक में कचरा, कीट और छोटी मकड़ी वगैरह जो होती हैं, छोटी मकड़ी वगैरह, वो आपके अपघटक में आती हैं, अपघटक खाद्य श्रृंखला में आती हैं। अब हम पढ़ते हैं खाद्य जाल के बारे में। इसमें भी आपके कैसे होते हैं, अपघटक जो उत्पाद होते हैं। ठीक है। अब हम उसमें देखते हैं खाद्य जाल के बारे में, जिसमें हम समझेंगे। ठीक है। खाद्य जाल, खाद्य जाल के बारे में हम पढ़ते हैं फूड वेब, जिसे क्या बोलते हैं, फूड वेब कहा जाता है। इसमें विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर खाद्य जाल बना लेती। जो फूड चेन थी, बहुत सारी फूड चेन मिलकर फूड वेब का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, खाद्य जाल कहलाता है। क्या कहलाता है, खाद्य जाल। इसमें क्या होता है, जो एनर्जी है, जैसे कि हमने फूड चेन में देखा, फूड चेन में हमने देखा जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक ही दिशा में हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में तो होता ही है, लेकिन कई रास्तों से होकर गुजरता है। क्या, कई रास्तों से होकर गुजरता है आपका फूड वेब में। जैसे कि आपकी जो कैरेट है, एग्जाम्पल में देखें हम, कैरेट यानी गाजर है। गाजर को किसने खाया, आपके खरगोश ने खाया। खरगोश ने को किसने खा लिया, भेड़िया, लोमड़ी ने खा लिया। अब जो खरगोश है, खरगोश ने घास भी खाई। ठीक है। तो ये क्या है, अब जैसे भेड़िया है, भेड़िया को कोई बर्ड खा लेता है या बर्ड को भेड़िया खा लेता है। तो मतलब जो ये चल रही है ना आपकी जो फूड वेब, यानी बहुत सारी चेन जो आपकी आ जाती है फूड चेन, इनकी इकट्ठी संग्रहण को क्या कहा गया है, फूड वेब कहा गया है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र के कितने प्रकार हैं। इसके बाद जो जैसे कि अन्य फैक्ट रह जाते हैं इससे रिलेटेड, ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं या ग्रीन गोल्ड क्रांति कब आई थी। तो इसके जो अदर फैक्ट रहते हैं, जो वन लाइनर फैक्ट हैं, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ कि जो टेलीग्राम चैनल है आप वो ज्वाइन करिए, सारे वन लाइनर फैक्ट आपको उसमें बता दिए जाते हैं। इसकी फ़ोटो लेके आपको वहाँ दे दी जाएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार।
किसकी? प्रकार, टाइप। तो सबसे पहले आता है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। क्या? स्थलीय। अब स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें क्या आता है? इसके अंतर्गत स्थल पर पाए जाने वाले, स्थलीय बात हो रही है तो सीधी सी बात है स्थल की बात होगी। स्थल पर पाए जाने वाले सभी आवास स्थानों की पारिस्थितिकी आती है, चाहे वो आपकी वन की पारिस्थितिकी हो, वन हो, मरुस्थल हो या घास स्थल हो। ठीक है, वन, मरुस्थल या घास स्थल हो, ये सब आपकी कैसे? स्थलीय पारिस्थितिकी हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद अब हम बात करें एग्जाम्पल में, अगर हम देखें वन, मरुस्थल, और इसके बाद वन मरुस्थल के बाद अगर हम देखें घास स्थल, तो जो वन है, वन के अंतर्गत क्या आता है? टुंड्रा, लाइकेन, झाड़ियाँ जो हैं, टैगा जिन्हें शंकुधारी वन कहा गया है, पर्णपाती यानी पतझड़ वन आते हैं, और सदाबहार वन जिनमें वर्षा वन, जिन्हें वर्षा वन भी कहा जाता है, वो वन पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखें उष्ण कटिबंधीय, अब कुछ और फैक्ट हम देख लेते हैं। तो जो उष्ण कटिबंधीय या सदाबहार वन है, इनका सर्वाधिक उत्पादक करने वाला क्या है? ये इकोसिस्टम है। इन्हें मतलब ये है कहने का, जो सदाबहार या वर्षा वन है, ये क्या है? सर्वाधिक उत्पादकता वाला इकोसिस्टम है। इसके बाद जो मरुस्थलीय है, मरुस्थलीय जो है ये सबसे कम है, यानी जो ये वन है ये सर्वाधिक है, और जो मरुस्थल है ये सबसे कम है। ठीक है, क्या है? सबसे कम उत्पादकता वाला इकोसिस्टम है। और जो घास स्थल है, इसमें उष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास शामिल होती हैं। ठीक है, स्थल शामिल होते हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद अगर अब हम देखें घास स्थल, तो जो भी वन लाइनर फैक्ट रहते हैं या पारिस्थितिकी तंत्र के और जो वन लाइनर फैक्ट रहेंगे, वो सब हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। इधर टाइम वेस्ट क्यों करना। अब हम थोड़ा जैसे डिटेल में देखें, तो जैसे पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार देखें तो वो कैसे प्राकृतिक हो जाता है। प्रकार अगर हम देखें, थोड़ा और डिटेल में जाएं, तो प्राकृतिक यानी नेचुरल और कृत्रिम। ठीक है, अब हम नेचुरल में बात करें तो इसमें भी स्थलीय आ जाते हैं और जलीय आ जाते हैं। अब हम स्थलीय में भी बात करें तो जो वन है, मरुस्थल हैं, घास आ जाती हैं, और हम जल में बात करें तो जो लवणीय हैं, लवण से युक्त हैं, ठीक है, स्वच्छ है और संक्रमण वाले, ये जलीय में आ जाते हैं। अब जो स्वच्छ हैं यानी स्वच्छ से इनका कहने का मतलब है लैक्टिक, लैटिक यानी रुका हुआ पानी हो गया, झील, तालाब जैसे कि, और लोटिक यानी बहता हुआ पानी जो आपका कैसा झरना और नदी में आ जाते हैं। अब आते हैं हम जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। किसमें? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हम आते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अब हम देखते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हम देखते हैं तो महासागरीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो सबसे बड़ा या स्थायी इकोसिस्टम है। ठीक है, इसमें जो हम बात करते हैं महासागरीय, ये सबसे बड़ा व स्थायी इकोसिस्टम है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमने ऊपर देखा स्वच्छ, जैसे कि हमने बताया आपको जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृत्रिम और प्राकृतिक। प्राकृतिक में हम स्थलीय पढ़ चुके हैं, अब हम जलीय पढ़ रहे हैं। तो जलीय में जो आपका महासागरीय है ये आपका सबसे बेस्ट या स्थायी इकोसिस्टम कहा जाता है। स्वच्छ या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है ये सबसे छोटा है। क्या है? सबसे छोटा है। ये दो प्रकार का होता है, लैटिक और लोटिक, हम बता चुके हैं आपको। जो आपका लैटिक होता है वो आपका रुका हुआ पानी, जैसे कि आपका तालाब हो गया, ठीक है, और आपकी झील हो गई, और लोटिक जो पानी बहता रहता है जैसे कि नदी और झरने हो गए। अब इसमें हम देखते हैं आपको संक्रमण है। तीसरा हमने फैक्ट क्या पढ़ा था? संक्रमण है। तो संक्रमण में हम देखते हैं संक्रमण, इसके अंतर्गत क्या आती है? एस्चुरी आती है, जो ज्वार नद मुख्य है, आर्द्र यानी वेटलैंड आता है, और मैंग्रोव यानी डेल्टा शामिल होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं
जो संख्या पिरामिड इसके अंतर्गत बन जाती है उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, यानी जो संख्या पिरामिड में क्या आ जाता है, संख्या पिरामिड में उत्पादक और विभिन्न उपभोक्ताओं की संख्या के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, पारिस्थितिकीय खाद्य पीरियड पिरामिड कहलाते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं पारिस्थितिकीय खाद्य पिरामिड या खाद्य पिरामिड जिन्हें बोलते हैं। इनका कहने का मतलब है इसमें इसके अंतर्गत 3 आते हैं, 3 प्रकार। कौन कौन से आते हैं, संख्या पिरामिड, दूसरी आती है आपको याद रखना है ज्यवभार पिरामिड, और जो तीसरी आती है वो क्या है, ऊर्जा पिरामिड है। क्या है, ऊर्जा पिरामिड है। अब जो इसमें भी आपको याद रखना है सीधा और उल्टा, मतलब जो सीधी चलती है क्रिया फिर वही क्रिया आपकी उल्टी चलती है, इसमें आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं संख्या पिरामिड की। तो संख्या पिरामिड में क्या होता है, जो आपके उत्पादक हैं और विभिन्न उपभोक्ता हैं, ठीक है, इनकी संख्या के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। जो संबंध होता है उसको प्रदर्शित किया जाता है, ये सीधा या उल्टा हो सकता है। अब हम ज्यवभार के अंतर्गत देखें, जैसे सीधा संख्या पिरामिड की अगर हम बात करें, सीधा संख्या जैसे कि सीधा और उल्टा हो गया इसके अंतर्गत। तो अगर हम अब सीधा पिरामिड देखें तो सीधा पिरामिड का जो उपयोग होता है वो पोषण स्तर पर होता है। कहाँ पर, पोषण स्तर पर होता है, जिसमें प्रजातियों की संख्या दर्शाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ ये अधिक चौड़ा और शीर्ष पर क्या होता है, इसमें जो ये पिरामिड है, पिरामिड के आधार पर ये अधिक चौड़ा होता है और शीर्ष पर कैसा होता है, ये पतला या नुकीला होता है। उदाहरण में हम बात करें घास, बकरी और शेर। संख्या में अगर हम सीधे की बात करें तो कहने का मतलब ये है घास, बकरी और शेर, ये सीधा है। अगर अब हम इसको संख्या के पिरामिड को हम उल्टा कर दें, संख्या की पिरामिड को हम उल्टा कर दें तो इसमें छोटे कीट शीर्ष पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद जो बीच में आते हैं तो बीच में जो आपके क्या आएंगे, ये पक्षी आएंगे और फिर वृक्ष आएंगे। ठीक है, ये आपके उल्टा पिरामिड हो जाता है। कहने का मतलब ये है। अब आता है ज्यवभार पिरामिड। ज्यवभार पिरामिड में जीवों में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ जो रहते हैं उनका कुल भार उसका ज्यवभार कहलाता है। ज्यवभार का मतलब है जीवों में उपलब्ध जो कार्बनिक उत्पाद हैं या कार्बनिक पदार्थ हैं उनका टोटल भार आपका ज्यवभार कहलाता है। जीवों के भार प्रदर्शन के लिए पिरामिड का उपयोग किया जाता है और ये भी दोनों प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि शेर, बकरी, घास सीधा और उल्टे में आ जाएंगी, इसमें बड़ी मछलियाँ, छोटी मछलियाँ और पैंक्टस आ जाएंगे, आपको याद रखना है। उदाहरण, अब हम बात करते हैं ऊर्जा पिरामिड की। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, वह कौन सा पिरामिड है जो सिर्फ और सिर्फ सीधा बनता है, तो आपका ऊर्जा पिरामिड सीधा बनता है, आपको याद रखना है। और यह प्रतिशत के नियम पर आधारित होता है। किसके नियम पर आधारित होता है, ये आपके प्रतिशत के नियम पर आधारित होता है। अब इसके बाद 10% नियम क्या है जिसकी हमने बात की है, तो इसको किसने प्रतिपादित किया था, हमें और देख लेते हैं। इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो आपको याद रखना है 1942 में लिंडेमान द्वारा, किसके द्वारा, लिंडेमान के द्वारा किया गया था। ये नियम क्या कहता है, तो ये नियम कहता है जब हम एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की ओर बढ़ते हैं तो ऊर्जा की मात्रा धीरे धीरे 10% कम हो जाती है। इनके 10% नियम का अर्थ ये है, या इनके अनुसार ये कहा गया है कि हम जैसे जैसे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की ओर बढ़ते हैं तो जो ऊर्जा का स्तर है वो कैसा है,
वो 10% कम होता चला जाता है। ये इनका 10% का नियम है। इसी कारण जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो कैसा होता है, एक दिशा में होता है। ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, एक दिशा में होता है। इसलिए जो ऊर्जा पिरामिड है वो सिर्फ और सिर्फ कैसा बनता है, सिर्फ और सिर्फ वो सीधा बनता है, आपको याद रखना है। बाकी जो इसके अदर फैक्ट हैं वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, आप वहाँ से देख लीजिए और उन्हें पढ़ लीजिए। आई होप आपको हमारी आज की क्लास समझ में आ गई होगी। तो जो हमारी यूनिट 7 है, यूनिट 7 का शायद ही 4th टॉपिक है, क्या, इकोलॉजिकल सिस्टम, जिसको आज हमने कवर कर लिया है। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट रहते हैं या MPPSC 2023 या जो हमारा बैच चल रहा है, फ्री बैच जो चल रहा है फतेह MPPSC 2023, जिसमें हम पूरे प्री सिलेबस को कंप्लीट कराने वाले हैं, आप उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी सुझाव देना है या आपको कोई भी समस्या है तो आप जाकर हमें टेलीग्राम चैनल पर आइए, वहाँ मैसेज करिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अब हम मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में, जो हमारी किसकी रहने वाली है, हिस्ट्री की रहने वाली है। ठीक है, किसकी, हिस्ट्री की, जिसमें हम कल की क्लास में प्राचीन इतिहास को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। वो हमारी लास्ट क्लास होगी किसकी, एंशिएंट हिस्ट्री की, MP की। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।